आज हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना, इकोलॉजिकल सेक्शन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बाद इकोलॉजिकल सर्विसेज, फिर चैप्टर खत्म। तो आज हम लोग को चैप्टर एंड करना है ना। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे भी चले जाना है। चलो, इकोलॉजिकल पिरामिड एक बार तुम लोग सब देख ही चुके हो, हम लोग इसमें बता देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है। चल, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट। चलो, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? यू मस्ट बी फैमिलियर ऑफ द शेप ऑफ ए पिरामिड। पिरामिड का शेप से तो फैमिलियर हो ना। हाँ, तो यू मस्ट फैमिलियर ऑफ द शेप ऑफ द पिरामिड। तो पिरामिड कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है ना इकोलॉजिकल पिरामिड। तो जिसका बेस क्या होता है? बेस ऑफ द पिरामिड क्या होता है? ब्रॉड होता है। और एपेक्स कैसा होता है? नैरो होता है ना। तो देखो, तो ये बेस है तुम्हारा, है ना। बेस क्या है तुम्हारा? ब्रॉड है। एपेक्स क्या है तुम्हारा? नैरो है। ठीक है ना, एपेक्स क्या है तुम्हारा? नैरो है। बेस ऑफ द पिरामिड कैसा है? ब्रॉड है। one gets a similar shape whether you can express food or energy relationship between organisms। इसी तरीके का शेप तुमको दिखेगा जब तुम फूड या एनर्जी का रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे डिटरमाइन करोगे। तब देखो, एक पिरामिड लेवल दिख रहा है, बेस है ना। बेस क्या है? ब्रॉड है। और तुम्हारा एपेक्स कैसा है? पतला है। समझ रहे हो? ठीक है ना। One gets a similar shape whether you can express food or energy relationship between organism at different trophic levels। ठीक है। This relationship is expressed in terms of number, biomass or energy। The base of each pyramid represent the producer। Base क्या represent कर रहा है? Producer। और the first trophic level। Apex क्या represent कर रहा है? Tertiary और top consumer level। ठीक है। The three types of ecological pyramid are studied here। 3 तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड है। पहला पिरामिड जो है पिरामिड ऑफ नंबर्स पे बेस्ड है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है ना। Only 3 top carnivores are supported in an ecosystem based on production of nearly 6 million plant। 6 million plant है प्रोड्यूसर। ठीक है ना। 3 क्या है? टॉप 3 कार्निवोरस है, दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर है। तो पिरामिड ऑफ नंबर है। फिर दूसरा क्या है? पिरामिड ऑफ बायोमास है। बायोमास को ड्राई वेट पे डिपेंड कर रहा है, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे डिपेंड कर रहा है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास। फिर तीसरा क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी देखो, ये वाला है ना, एनर्जी लेवल बता रहा है ये। ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, देखो ये पिरामिड ऑफ बायोमास है, शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल। बायोमास ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद ये देखो, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन है, सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जितना फाइटोप्लैंक्टन कम है, इन्वर्टेड पिरामिड है। समझ रहे हो ना, बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड है। और ये देखो एनर्जी का है ये। एनर्जी क्या है? देखो यहाँ पे 10,000 जूल है, फिर ऊपर बढ़ रहा है तो 1000 हो जा रहा है। हर का 10 गुना कम हो जाएगा, इसका 10 गुना कम हो जाएगा, लास्ट में 10 जूल है। समझ रहे हो ना। ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर के ऊपर एनर्जी जा रहा है। तो यही चीजें पिरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड से तुमको एक्सप्लेन हो रही थी। ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी क्या बोल रहा है वो देखते हैं अपन।
Any calculation of energy content, biomass or number has to include all organism at that trophic level. No generalization we make will be true if we take only a few individuals at any trophic level into account, है ना? जो भी कैलकुलेशंस ले रहे, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट या बायोमास और नंबर का, ये सबको सब इंक्लूड क्या करेगा, सारे ऑर्गेनिज्म का इंक्लूड करेगा उस ट्रॉफिक लेवल पे. किसी भी तरीके का जनरलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं. True, if we take only few organisms at any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. एक समय में एक organism एक से ज्यादा भी trophic level एक साथ occupy कर सकता है. One must remember that trophic level represent a functional level, not a species as such. ट्रॉफिक लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल लेवल. वो एक स्पीसीज रिप्रेजेंट नहीं करता. अ गिवन स्पीसीज में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, जो क्योंकि स्पीसीज जो होता है वो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे सेम इकोसिस्टम पे एक समय पे ऑक्युपाई कर सकता है. जैसे स्पैरो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है व्हेन इट ईट सीड, फ्रूट्स, पीज, एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स. समझे? पैरोट ही का एग्जांपल देखो. स्पैरो, स्पैरो क्या है? स्पैरो तो अब जैसे कि देखोगे तुम, स्पैरो क्या है? वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है. कब कहलाता है? जब वो सीड खाता है ना, फ्रूट खाता है, पीस खाता है. और वही स्पैरो जो है सेकेंडरी कंज्यूमर भी बन जाता है जब वो इंसेक्ट या वर्म्स खाने लगेगा. तो कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट इन अ फूड चेन? अब ह्यूमन बीइंग का भी निकालो कि किन किन ट्रॉफिक लेवल वर्क करेगा वो. देखो देखो हम एक बात बता देते हैं, पहले मेरा बात समझो. देखो हम पहले पूरे चैप्टर्स को खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम राजीव विजय का जो क्वेश्चन हम तुम लोग को एक झलक दिखाए ना, राजीव विजय का एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन इसी एनसीईआरटी के लाइन से कराएंगे. उसके साथ ही साथ हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से देख लेंगे. ठीक है ना? हमारा हर लाइन से क्वेश्चंस जो भी बना हुआ है, जो भी आ सकता है, वो पूरा एनसीईआरटी हम लोग खंगाल लेंगे. तो इसलिए पहले आप लोग चैप्टर पढ़ते जाओ, राजीव विजय खुद से बनाते जाओ, जो डाउट होंगे आप सब क्लियर होते जाएंगे. ठीक है ना? जून में डाउट ही सेशन है. जून का पूरा महीना तुम लोग का क्वेश्चन ही आंसर चलेगा पूरे सब चीजों के ऊपर. ठीक है ना? चलो देखते हैं हम लोग. ज्यादातर इकोसिस्टम में क्या होता है, जितने भी पिरामिड होते हैं, नंबर वाले, एनर्जी वाले या बायोमास वाले, वो अपराइट होते हैं. प्रोड्यूसर्स ज्यादा नंबर में रहते हैं. बायोमास than the herbivores, and the herbivores are more in number. Biomass than the carnivores. Also, energy at a lower trophic level is always more than at the higher level. है ना? एनर्जी भी लोअर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है? ज्यादा रहता है ना? तो यही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा था. कुछ एक्सेप्शंस है इन जनरलाइजेशन के. इफ यू वेर काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, what kind of pyramid you get? Now add and estimate the number of small birds depending on the insect. Also get the number of larger birds eating the smaller. Draw the shape you will get. यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा. डिस्क्रिप्शन क्लास में इसको बताएंगे, आपने से इसको देखना. द पिरामिड ऑफ बायोमास सी में जो होता है जनरली क्या होता है? इन्वर्टेड होता है. क्यों इन्वर्टेड होता है? बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड्स देन दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. ठीक है ना? तो यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि फिश का बायोमास फार एक्सीड करता है फाइटोप्लैंक्टन से. Pyramid of energy is always upright, can never be inverted, because when energy flows from a particular trophic level to a next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area. समझ में आ गया ना? पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होगा? हमेशा अपराइट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एनर्जी फ्लो जो करता है फ्रॉम अ ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, सम एनर्जी हमेशा कुछ ना कुछ लॉस्ट करता रहता है हर स्टेप पे. ईच बार जो होगा एनर्जी पिरामिड में इंडिकेट करेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच टॉपिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया. ठीक है? However, there are certain limitations of ecological pyramid, such as it does not take account into the same species belonging to two or more trophic levels. ठीक है ना? ये इसका अकाउंट नहीं करता है. समझ गया? तो ये ध्यान रखना. ठीक है? उसके बाद एनसीईआरटी लिखो. It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. Food web को भी accommodate नहीं करता. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramid, even though they play a vital role in the ecosystem. ये बहुत ध्यान रखना है ये सब.
सैप्रोफाइट्स को नहीं दिया गया है. Does not accommodate a food web. Sometimes that almost never exists. It assumes a simple food chain. Sometimes that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. ठीक है ना. Not given in ecological. सैप्रोफाइट्स को जगह नहीं दिया गया है. ठीक है. तो यही था तुम्हारा एनर्जी वाला. ठीक है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाला. अब इकोलॉजिकल सक्सेशन पे आ जाते हैं. सक्सेशन किस तरीके से प्लांट में, और फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे हम लोग देखेंगे, है ना. हम लोग देख रहे हैं. You have learnt in chapter 13 the characteristic of population and community, also their response to environment. How such responses vary from an individual response. कैसे वो responses individual response से vary करेंगे. Let us examine another aspect of community response to environment over time. ठीक है ना. तो अब community का क्या response होता है environment पे, वो देखते हैं हम. An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly changes in response to changing environment condition. एक कैरेक्टरिस्टिक है सारे कम्युनिटीज का, उनका कंपोजिशन जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ. ये जो चेंज होता है ऑर्डरली और सीक्वेंशियली और पैरेलली विद चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ होता है. ठीक है ना. दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल पैरेलल विद चेंजेस इन इट्स इन फिजिकल इन्वायरमेंट. ठीक है. उसके बाद बोल रहा है these changes lead finally to a community that is near equilibrium with the environment, that is called climax community. climax community कब कहेंगे, जब कोई चेंज हो रहा है कम्युनिटी में वो इक्विलिब्रियम की नियर है, मतलब बराबरी के नियर है इन्वायरमेंट के, है ना, तब वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगा. द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या आप कह रहोगे, the gradual and fairly practical change in species composition of a given area, है ना. जो fairly predictable change कोई हो रहा है species composition में किसी given area में, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, ecological succession बोल रहे हैं. During succession some species colonize an area, their population becomes more numerous whereas population of other species decline and even disappear. Succession के दौरान कुछ species किसी एरिया को colonize कर लेते हैं, उनका पॉपुलेशन वहां पे और ज्यादा बढ़ जाता है, वहीं पर किसी अदर स्पेसीज का पॉपुलेशन घट जाता है या खत्म ही हो जाता है. ठीक है ना. वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं. अब देखो इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया, उसको क्या बोलते हैं, सेरे बोलते हैं. ठीक है ना, सेरे बोलते हैं. कोई इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया. ठीक है ना. सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी जो सक्सेसफुली चेंज होता है किसी एरिया में तो उसको बोलते हैं सेरे. इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सेरल स्टेजेस और सेरल कम्युनिटीज बोलते हैं. इंडिविजुअल को समझ रहे हो ना, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, आर टर्म्ड एज सेरल स्टेजेस और सेरल कम्युनिटीज. इन द सक्सेसिव सेरल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ species of organism, increase in the number of species and organism as well as increase in the total biomass. सक्सेसिव सेरल स्टेजेस में किस किस चीज का चेंज होता है, चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ और species of organism, increase in the number of species and organism as well as increase in the total biomass. आज के डेट का द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड have come to because of succession that has occurred over millions of years since life started on earth. जो आज का कम्युनिटी है वर्ल्ड में कम क्यों आया, क्यों बना, because of succession that have over millions of years since life started on earth. जो पुराना सक्सेशन होता चला आया अर्थ के ऊपर, उसी के थ्रू आज का प्रेजेंट डे कम्युनिटी बन पा रहा है. एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम. और सक्सेशन और इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, पैरेलल प्रोसेस था उस समय. ठीक है ना. सक्सेशन क्या है, हेंस ऐसा प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. देयर कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवर. बेयर रॉक पे क्या होगा, सक्सेशन होता है ना. सक्सेशन कैसा प्रोसेस है, ऐसा एरिया पे स्टार्ट होता है जहां पे कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहा ही नहीं है. देयर कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम एवर एक्जिस्टेड, कभी आया ही नहीं है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इन एरिया दैट समहाउ लॉस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एक्जिस्टेड, और ऐसा एरिया जहां पे कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ करता था लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, नेस्तनाबूद हो चुका है. द फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन व्हाइल द लेटर इज टर्म्ड एज
सेकेंडरी सक्सेशन। देखो फॉर्मर को प्राइमरी सक्सेशन किसको बोल रहा है? वैसा एरिया जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी रहा ही नहीं है, जैसे बेयर रॉक, तो बेयर रॉक किसका एग्जांपल हो गया? प्राइमरी सक्सेशन का। वैसा एरिया है ना, वैसा एरिया जहां पे लॉस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर, जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन सबका सब खत्म हो चुका है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर आर न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक एंड ना। प्राइमरी सक्सेशन का एरिया का नाम बताओ? cooled lava, bare rock, newly created pond or reservoir. The establishment of a new biotic community is generally slow, है ना? Before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil. Depending mostly on the climate, it takes natural process several hundred to several thousands of years to fertile rock on bare rock, है ना, to produce fertile soil, है ना। तो before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil, है ना, वहां पे soil होना चाहिए कोई biotic community आने के लिए। डिपेंडिंग ज्यादातर क्या चीज पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे। इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस देखता है, उसको 100 साल से 1000 साल टाइम लग जाते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने पे उस बेयर रॉक्स पे, ठीक है ना। सेकेंडरी सक्सेशन वैसे एरियाज में बिगिन होता है जहां पे नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सच एज इन अबेंडेंट फार्मलैंड्स, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, पेड़ जैसे कि जंगल था जल गया, जंगल में आग लग गया, लैंड that have been flooded, है ना, वैसा जहां बाढ़ आ गया कुछ, लेकिन कुछ सॉइल जो था सेडिमेंट तो भी प्रेजेंट रहता है ना, इसीलिए सेकेंडरी सक्सेशन जो होगा प्राइमरी सक्सेशन से फास्ट होगा। प्राइमरी सक्सेशन जहां पे कोई कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी रहा ही नहीं, कुछ था ही नहीं, एकदम खत्म, वहां पे फर्टिलिटी, रॉक सॉइल का फर्टिलिटी आने में टाइम लग जाएगा। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ कहाँ पे होता है? जहां पे कभी ना कभी बायोटिक कम्युनिटी रहा था, वो अब खत्म हो चुका, बर्बाद हो गया, समझ गया ना, वहां पे का फॉरेस्ट जल गया, खत्म हो गया, तब या फ्लड आ गया, तो लेकिन वहां पे कुछ अमाउंट पे सॉइल का सेडिमेंट तो रहा होगा ना, इसलिए वहां पे सेडिमेंट सक्सेशन क्या होगा? फास्टर होगा, है ना, तुरंत वहां पे सॉइल फर्टिलिटी बन सकता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन इज ऑलवेज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंज इन वेजिटेशन, है ना। डिस्क्रिप्शन इकोलॉजिकल सक्सेशन का फोकस कहाँ रहता है? चेंज इन वेजिटेशन। हाउएवर these vegetational changes in turn affect food shelter for various types of animals. Thus as succession proceeds, the number and types of animals and decomposers also change, ठीक है ना। as succession proceeds, the number and types of animals and decomposers also change. जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ता है तो कुछ नंबर, टाइप्स ऑफ एनिमल्स और डिकम्पोजर्स ऑल्सो चेंज होते रहते हैं। At any time during primary or secondary succession, natural or human-induced disturbances like fire, deforestation can convert a particular cereal stage of succession to an earlier stage, है ना। कोई भी तरीके का सक्सेशन हो रहा है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस आ गए, जैसे आग लगा दिए या डिफोरेस्टेशन हो गया, तो वही सेरल स्टेज को फिर से वापस पहले जैसा स्टेज में पहुंचा देगा, है ना, अर्लियर स्टेज में पहुंचा देगा। ऑल्सो सच डिस्टर्बेशन क्रिएट न्यू कंडीशन दैट इंकरेज some species or discourage or eliminate other species। और उसी डिस्टर्बेंसेस की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया स्पेसीज का इंकरेजमेंट हो जाए, है ना, उस नया कंडीशन में, और बहुत सारा स्पेसीज को एलिमिनेट हो जाए, डिस्करेज हो जाए, है ना, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब सक्सेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, सक्सेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सक्सेशन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले तुम लोग फटाक से 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बार पढ़ो और सक्सेशन इन प्लांट्स पढ़ो, जैसे हो जाए 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी ये दोनों पढ़ो टॉपिक, है ना। सक्सेशन इन प्लांट्स भी पढ़ो और इकोलॉजिकल सक्सेशन अभी जो पढ़ाए हम उसको देखो, ठीक है ना। इतने ही देर में कोई राजीव विजय भी थोड़ा बहुत देख लेता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि तुम लोग का कंडीशन क्लियर होता रहे, है ना। सक्सेशन इन प्लांट्स एक बार देखो फटाफट, ताकि पढ़ाने में तुम लोग को थोड़ा समझ में आए कुछ बातें। देखो बेटा, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा अगर तुम लोग राजी भी जाए। अब हमको करना क्या है, हम तो डिस्क्रिप्शन क्लास दे देंगे, बाद में सिलेबस पहले खत्म हो जाए उसके बाद डिस्क्रिप्शन ही क्लास चला देंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हो गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम दिखा देंगे,
लाइन टू लाइन मार्किंग के साथ साथ, ठीक है ना। तो और क्या करेंगे इससे ज्यादा, और हम तुम लोगों को इसमें क्या और दे सकते हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी कह के खंगाल खंगाल के दिखा दे रहे हैं, और क्या चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतना नहीं पढ़ाया जाता है, और प्लेटफॉर्म पे उतना पढ़ाया जाता है तो उतना उतना ज्यादा पेमेंट भी किया जाता है ना, मतलब पे भी मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वैसा पे करना पड़ता है, वैसा हर चीज। लेकिन हम लोग तो भी तुम लोगों को जरूरत से भी ज्यादा अपना कंटेंट दे रहे हैं, है ना। ये हमेशा ध्यान रखो कि हम लोग बहुत जरूरत से ज्यादा कंटेंट हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन दे रहे हैं। इन बाकी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है वो आप देख सकते हैं, है ना। ये चीजें बहुत आप लोग को ध्यान है, इसलिए बारीकियों के साथ हम पढ़ा रहे हैं, बारीकियों को देखना है आपको। चलिए सक्सेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है तो चलो सक्सेशन इन प्लांट्स पढ़ो। बेस्ड ऑन नेचर of habitat, whether it is water or wet area or it in dry area, succession in plants called hydrarch और जेराच। हाइड्राच रहेगा पानी वाले एरिया में, ठीक है ना। और वेरी ड्राई एरियाज में क्या होगा, जेरार्च होगा, ध्यान रखना। हाइड्राच टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज, है ना। हाइड्राच कहाँ हो रहा है बेटा, देखो वेट एरियाज में हो रहा है। द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन, हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन में जाएगा। और इसी के अगेंस्ट में क्या बना है, Zeraj that takes place in dry areas and the series of progress from xeric to mesic condition, है ना। यहाँ पे हाइड्रिक टू मेजिक मतलब पानी से मेजिक कंडीशन में जाएगा, और यहाँ पे जेरिक एरिया से मेजिक एरिया में जाएगा, ठीक है ना। तो मीडियम वाटर कंडीशन को मेजिक बोलते हैं, और नाइडर टू ड्राई को जेरिक बोलते हैं, और नॉट टू वेट को हाइड्रिक बोलते हैं। समझ में आ गया ना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बोथ हाइड्राच एंड जेराज कंडीशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, है ना। दोनों कंडीशन किस में लेके जाएगा, मीडियम वाटर कंडीशन में पहुंचेगा। और जेरिक कंडीशन क्या बोलते हैं, कैसा कंडीशन, जो ज्यादा ड्राई नहीं हो। हाइड्रिक कंडीशन किसको, जो ज्यादा वेट नहीं हो, ठीक है ना। चलो अब कोई स्पेसीज इन्वेट करता है बेयर एरिया को, उसको पायनियर स्पेसीज बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से प्राइमरी सक्सेशन जो रॉक्स पे होता है, दे आर यूजुअली लाइकेंस, है ना, व्हिच आर एबल टू सेक्रेट एसिड टू डिसॉल्व रॉक, हेल्पिंग इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। दे लेटर पेव वे टू वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट, देखो हम वहां पर से कोरिलेट भी करवाए थे, याद है, व्हिच आर एबल टू टेक होल्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल, है ना। जो स्पेसीज इन्वेट करता है बेयर एरिया को, उसको पायनियर स्पेसीज बोलते हैं। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है रॉक्स में, है ना, यूजुअली लाइकेंस के थ्रू होता है। वो क्या करते हैं, एसिड निकालते हैं, एसिड को सेक्रेट करने के बाद रॉक को तोड़ देते हैं, जिससे रॉक टूट जाता है, वेदरिंग और सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है। दे लेटर पेव वे टू सम वेरी स्मॉल प्लांट, और उसमें फिर ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं कि प्लांट्स ब्रायोफाइट्स का सक्सेशन कराते हैं, विच आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। और ब्रायोफाइट अपना होल्डिंग जमाने लगते हैं वो छोटे से अमाउंट ऑफ सॉइल में। दे आर विथ टाइम सक्सीड बाय हायर प्लांट्स, और कुछ समय के बाद ब्रायोफाइट्स ही चेंज होकर हायर प्लांट्स में चेंज, और आफ्टर सेवरल मोर स्टेज अल्टीमेटली अ स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटीज फॉर्म। और कुछ जमाने के बाद, कुछ सेवरल स्टेजेस के बाद एक पूरा क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी पूरा बन जाएगा। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी कब तक स्टेबल रहेगा, जब तक इन्वायरमेंट चेंज ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद विद टाइम द ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेसोफाइटिक वन, और कुछ समय के बाद वो ज़ेरोफाइटिक कंडीशन हैबिटेट जो था वो मेसोफाइटिक वन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जेरिक और मेजिक समझ ही गए। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पाइनियर्स आर द स्मॉल, पाइनियर्स क्या है, यहाँ पे पाइनियर स्पीसीज क्या, फाइटोप्लैंक्टन। ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं विद टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, रूट फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग, देन रीड स्वैम्प, मार्श मीडो, स्क्रब एंड फाइनली ट्रीज। इसका सीक्वेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सीक्वेंस, ठीक है ना। इसका सीक्वेंस यहाँ पे याद रखना, ठीक है। सीक्वेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्लैंक्टन किससे रिप्लेस्ड होते हैं, रूट सबमर्ज्ड प्लांट, फिर जाते हैं रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म में बदल जाते हैं, फिर वो किससे हुआ, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, फिर उसके बाद रीड स्वैम्प, फिर उसके बाद मार्श मीडो, फिर स्क्रब, फिर उसका ट्री बन जाते हैं। द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी अ फॉरेस्ट। विद टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड, है ना। वाटर बॉडी क्या हो गया, है ना, यहाँ पे ज़ेरोफाइटिक, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रिक कंडीशन तुमको जेरिक कंडीशन में बदल रहा है, लैंड में बदल रहा है।
सेकेंडरी के सक्सेशन में क्या होता है कि स्पेसीज जो होता है दैट इन्वेट करता है डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर द एनवायरनमेंट as also the seed or other propagules present. Since soil is already there, the rate of succession is much faster. Hence, climax also reach more quickly. तो climax सबसे fast कहाँ बनेगा जल्दी? Secondary succession में बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे soils already present होता है. Rate of succession यहाँ पे fast है. ठीक है. उसके बाद देखो what is important to understand in that succession. Particularly primary succession is a very slow process taking maybe thousands of years for the climax to be reached. Another important fact to understand that all succession whether taking place in water or land proceed to similar climax community the basic. सब कुछ को बेसिक में ही बदलना. बेसिक का मतलब है ना, बेसिक का मतलब यहाँ पे बता चुके थे, नॉट टू देखो मीडियम वाटर कंडीशंस में ही बदलना है ना. चाहे सक्सेशन कुछ भी हो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कुछ भी बने, लास्टली स्टेबल सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगा, दैट इज मेजिक. क्यों मेजिक में बनेगा? तो यहाँ पे तुम देख ही रहे थे ना, जेराज सक्सेशन हो रहा है तो हाइड यहाँ पे क्या बन रहा था, जेराज सक्सेशन जेरिक टू मेजिक, और यहाँ पे क्या बन रहा था, हाइड्रिक टू मेजिक. फाइनली मेजिक मेजिक दोनों में आ रहा है. समझ रहे हो ना, इसीलिए मेजिक कंडीशन में बदलना है. देखो यहाँ पे जो बताया था ना, फाइटोप्लैंक्टन है ना, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, फिर उसके बाद फिर डी प्रोसीजर रीड स्वैम्प स्टेज, फिर मार्श मीडो स्टेज, फिर स्क्रब स्टेज, और फिर पूरा फॉरेस्ट बन जाता है. तो इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारा प्राइमरी सक्सेशन का, ये बताया. तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस. ठीक है ना. चलो अब तुम लोग को ये समझ में आ गया. हम तुम लोग को 5 मिनट टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन पे चले जाओ. तुरंत फटाफट राजीव विजय का क्वेश्चन बना लो, फटाफट बुक खोले रहो, ताकि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे आए तो कोई दिक्कत नहीं हो. जल्दी जाओ, जल्दी बनाओ क्वेश्चन को. 5 मिनट की जगह बोलोगे 10 मिनट टाइम दे देंगे, क्वेश्चन बनाओ. एट अ टाइम क्वेश्चन देखोगे तो समझ में जल्दी आएगा. गलत बोल रहे हैं तो बताओ. ठीक है ना. जल्दी जाओ, क्वेश्चन राजीव विजय खोलो. राजीव विजय में खोलने में देरी मत करो, फटाफट क्वेश्चन खोलो राजीव विजय का. बनाओ फटाफट क्वेश्चन बनाओ पूरा. सक्सेशन से क्वेश्चन बनाओ, फटाफट क्वेश्चन बनाओ बेटा. सक्सेशन से क्वेश्चन बनाओ राजीव विजय के. शिफा बेटा, सेरी किसको बोलते हैं ना, सेरे का मतलब क्या होता है, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया. एक ऐसा कम्युनिटी का सीक्वेंस जो पूरे एरिया को चेंज कर दे, है ना, दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन एरिया. मतलब सक्सेसिवली मतलब आसानी से, सक्सेसफुली उसका पूरे एरिया को चेंज कर दे आसानी से. ठीक है. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है ना. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 दैट ऑर्गेनिजम्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, है ना. हम लोग को कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ना, ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, रेगुलेट वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी फंक्शंस करने के लिए. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium present in the soil at any given time is referred to as standing state, है ना. तो कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को, जो कार्बन मिल रहा, नाइट्रोजन मिल रहा, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में प्रेजेंट है एक टाइम पे, तो क्या है, किस टाइप से, वो स्टैंडिंग स्टेट उनको बोला जाएगा. varies in different kind of ecosystem and also on a seasonal basis. seasonal basis पे भी nutrients का वेरिएशन होता है, और अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. What is important to appreciate that nutrients which never lost from the ecosystem, rather they are recycled time again and again indefinitely. वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लॉस्ट नहीं हो पाते हैं, और क्या होते हैं, रिसाइकल्ड होते रहते हैं, और कंटिन्यूअसली इंडेफिनिट वे में रहते हैं. द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट through various components of an ecosystem is called nutrient cycling, है ना. nutrient cycling किसको बोला जाता है, nutrients का movement होना, है ना, movement of nutrient element through various components of an ecosystem, है ना. various components of ecosystem के through क्या होना, movement होना. another name of nutrient cycling is biogeochemical cycling also. मतलब living organism, geo का मतलब rocks, air, water, है ना. तो biogeochemical living रॉक्स पे जो मतलब लिविंग साइकिल्स का न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट जो होता रहता है कंटिन्यूअसली, उसको न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं. न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरीके का होता है बेटा, एक गैसियस होता है, एक सेडिमेंट्री होता है. द रिजर्वायर फॉर अ गैसियस न्यूट्रिएंट टाइप, द गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर कौन कौन होता है, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल.
ये एटमॉस्फेयर पे मिलता है। और सेकंड सेडिमेंट्री साइकिल का कौन होता है? सल्फर और फास्फोरस साइकिल। सल्फर और फास्फोरस साइकिल तुमको ये होता है सेडिमेंट्री साइकिल। फिर अभी हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे, ठीक है ना। तो सेडिमेंट्री में दो साइकिल हो गया, सल्फर और फास्फोरस साइकिल। तो द रिजर्वायर कहाँ लोकेटेड होता है? अर्थ क्रस्ट पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि सॉइल हो गया, मॉइस्चर हो गया, पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। The function of the reservoir is to meet with deficit which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिजर्वायर कहाँ लोकेटेड होता है? अर्थ क्रस्ट में, ठीक है ना। कुछ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सॉइल हो गए, मॉइस्चर हो गए, पीएच हो गए, टेम्परेचर हो गए, ये रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। फंक्शन ऑफ रिजर्वायर क्या होती है? मीट करती है डेफिसिट विथ अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। अब तुम लोग दो साइकिल पढ़ो खुद से, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल और इकोसिस्टम सर्विसेज।